गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल किए थे और उसमें हमारी जो लास्ट ड्रॉबैक थी वो था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द डीब्रोगलाइज नेचर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी से रिलेटेड टॉपिक्स लेंगे कि ये डीब्रोगलाइज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें डीब्रोगलाइज ड्यूअल नेचर। डीब्रोगलाइज ड्यूअल नेचर बेसिकली जो हमारे आइंस्टाइन साइंटिस्ट हैं उनका नाम आप सभी ने सुना होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो लाइट हैव ड्यूअल नेचर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट हैव ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब इट हैज़ पार्टिकल नेचर, particle as well as वेव नेचर। लाइट वेव्स की तरह भी बिहेव करती है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, energy is equal to mc square. According to that, energy is equal to mc square. Now this concept is further extended by the de Broglie. इस concept को de Broglie ने आगे extend किया and he says that not only light but all matter have ड्यूअल नेचर। जितना भी मैटर इस यूनिवर्स में है सभी का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव नेचर। और जो हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन आई थी कि E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, तो इन दोनों को इक्वेट करके ही आल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईच पार्टिकल्स। सो इफ वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, लेट दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 है हमारी E इज इक्वल टू, या डायरेक्ट चलिए, इक्वेशन 1 है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर और इक्वेशन 2 है हमारी E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। सो देयरफॉर mc स्क्वेयर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू hc अपॉन mc स्क्वेयर और h अपॉन mc। अब c here is velocity of light, c is velocity of light, but for let consider a particle moving with velocity v। अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट्स मीन लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन एम वी, वेयर v द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। जबकि हमने यहाँ पर ये जो हमारा c था, दिस इज़ फॉर लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम किसी पार्टिकल की बात करें जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
क्योंकि कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड लाइट की होती है। पार्टिकल्स इस स्पीड से मूव नहीं करते। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, 10 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है, तो लेट लैम्डा इज देन लैम्डा विल बी इक्वल टू h/mv। सो दिस इज de Broglie's equation which gives us the wavelength of any particle। de Broglie's वेव इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। de Broglie's wave equation, this is called de Broglie's wave equation in which h is Planck's constant। Planck's constant हमारा पहले आ चुका है, वैल्यू है इसकी 6.62 × 10⁻34। m mass of that particle and v is velocity of that particle। m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी हमारी मोमेंटम भी होती है। इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, वेयर p इज नथिंग बट मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन या de Broglie's कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। खासकर अगर हम पार्टिकल्स, कार, बस, बॉल किसी की भी बात करें तो ये कोई खास इम्पोर्टेंट या इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए हमें बॉल इज मूविंग, let a ball is moving with velocity of let 10 मीटर पर सेकंड। सपोज करिए कोई बॉल है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ बॉल लेट बी 100 ग्राम। 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg ऐसा यूनिट में। तो ये जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो बॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, दैट शुड मूव लाइक ए वेव, ऐसे मूव करनी चाहिए। जबकि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बॉल हमारी सीधी मूव करती है, ना कि लाइक ए वेव। तो बॉल की मूवमेंट क्या होती है ये आपने ऑब्जर्व की होगी। जबकि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कहता है हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि बॉल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन डी ब्रोगली कहता है इट विल मूव लाइक ए वेव। अब वेव की तरह मूव करिए तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। तो चलिए इस वेव की वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने डी ब्रोगली इक्वेशन के हिसाब से। अगर बॉल इस वेव की तरह मूव कर रही है जस्ट लाइक दिस, तो जो वेवलेंथ होगी जो मैंने ग्रीन लाइन से दिखाई है, दिस इज द वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ इसकी क्या होगी, लेट अस कैलकुलेट दैट वेवलेंथ। तो फार्मूला हमारे पास है, द फार्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू हमें मालूम है 6.62 × 10⁻34। मास बॉल हमारा मास ऑफ बॉल इज 0.1 kg एंड velocity is 10 मीटर पर सेकंड। सो इट विल बी योर lambda will be equal to 6.62 × 10⁻34 मीटर। तो ये जो वैल्यू है आपकी बहुत कम वैल्यू है, इट्स टू स्मॉल दैट आवर आइज कैन नॉट ऑब्जर्व दिस वेवलेंथ। हमारी जो लाइट होती है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी 10⁻⁹ या 10⁻10, मैक्सिमम 10⁻12 के ऑर्डर की होती हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन या पिकोमीटर में दी जाती है। एंड दिस इज 10⁻34। इट इज़ टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद आवर नेक्ड आई। इतनी छोटी होती है कि ये इस बॉल की वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते और हमें लगेगा कि बॉल सीधी ही जाती है, बट इट विल आल्सो
इट विल मूव लाइक ए वेव, वो इस वेव की तरह ही मूव करेगी, लेकिन हमें ऑब्जर्व स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। 10⁻⁻34 के ऑर्डर में हमने मैक्सिमम लेने की कोशिश की है। मैंने बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बहुत कम ली है, मास 100 ग्राम की बॉल है तो बहुत कम मास लिया है। तो जितने वेलोसिटी कम होगी और मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा आएगी। अब वो ज़्यादा भी हमारी वेवलेंथ 6.62 इंटू 10⁻⁻34 आई, जो कि बहुत कम है। तो इस केस में ये जो इक्वेशन है या ये कॉन्सेप्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो फॉर बॉल इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, कोई ख़ास सिग्निफिकेंट इस कॉन्सेप्ट की नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या उनके लिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इतने किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। वेलोसिटी अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में भी इसकी और वेलोसिटी निकालें तो वह 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बोहर मॉडल में हमने, अगर आपको याद हो, वेलोसिटी भी दी थी। ये देखिए ज़रा, एक कॉन्सेप्ट उसमें हमने दिया था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉइंट था हमारा 2.18 इंटू 10⁻6 जेड इंटू एन। हाइड्रोजन एटम है, Z1 फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज आल्सो 1, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो वेलोसिटी है, हम एक मिनिमम वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं 2.16 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। 9.1 इंटू 10⁻31 उसका मास है। तो चलिए इसकी वेवलेंथ क्या होगी वो हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h/mv। h इज़ 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6। So your value will come in this, will be equal to 10⁻⁻34 और 10 ऊपर जाके आपकी +31 हो जाएगी, तो 10⁻³ और 10⁻⁻9 के ऑर्डर में इसका आपके वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी आपकी 6.62 डिवाइडेड बाई 9.1 डिवाइडेड बाई 2.18। इट इज़ 0.333 इंटू 10⁻⁻9, और वी कैन से 3.33 इंटू 10⁻10 मीटर, और इट में आल्सो बी कॉल्ड 3.33 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो वेलोसिटी है लाइट की इसकी जो वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ के कंपेयर में है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ भी हमारी एंगस्ट्रॉन में, नैनोमीटर में या पिकोमीटर में ही होती है। पिकोमीटर में इसको अगर हम लिखना चाहें, इट में भी रिटन एज 333 पिकोमीटर। तो जब हम लाइट की वेवलेंथ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ भी इसी ऑर्डर में होती है। विजिबल जो लाइट है हमारी, विजिबल लाइट की आपको वेवलेंथ बताई थी आपको कि 380 से 760 नैनोमीटर रेंज में होती है विजिबल लाइट की। इससे कम वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट में होती है। तो ये हमारी लाइट, चाहे वो विजिबल लाइट हो या अल्ट्रा वायलेट लाइट हो, इंफ्रारेड रेडिएशन हो, उन्हीं के रेंज में आपकी आएगी
सो वी कैन नॉट नेगलेक्ट इट। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ नेगलेक्ट की गई है, उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो इसलिए उसकी ड्रॉबैक रही कि उसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इंक्लूड नहीं किया, जबकि हमारा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन का अपना वेव नेचर भी होता है। देन इट्स वेव नेचर शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। तो उसका वेव नेचर भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये तो इसमें आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था। और अब इस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बोहर थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट इक्वेशंस। बोहर थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इनको आपस में कंपेयर करना कि क्या ये एक दूसरे को फेवर करते हैं। चलिए जी जरा इसको चेक करते हैं हम। बोहर थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो कंसीडर कीजिए कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। लेट अस consider an electron moving in Bohr circular orbit. Moving electron सर्कुलर ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन है जो बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। जो वेव है इलेक्ट्रॉन वेव वुड बी एसोसिएटेड विद ए सर्कुलर मीट टू गिव ए रेगुलर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। अब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूम रहा है तो इट मस्ट गिव एन electron. Suppose this is a nucleus, and electron will move around the nucleus in like a wave around the nucleus. And to give a wave train, these crust and troughs, the electron waves, these crust and trough should be इन फेज। क्रस्ट और ट्रफ जो दो वेव्स हैं दे शुड बी प्रेजेंट इन फेस। और ये आपका डिट होगा, इसको फिर देखते हैं क्या है कि जैसे एक वेव आपकी ये आ रही है और एक सर्कल पूरा कर लेती है, तो जो नेक्स्ट ट्रेन जब आएगी या नेक्स्ट वेव जब आएगी दैट शुड बी ऑन सेम फेज। सेम फेज में क्यों होनी चाहिए? अगर सेम फेज में नहीं होगी, इफ़ द टू वेव्स मीट लाइक दिस, एक वेव इस तरह से आती है और दूसरी वेव इस तरह से आती है, तो दोनों के जो क्रस्ट और ट्रफ दे विल प्रोड्यूस ए न्यू वेव विच विल बी लाइक दिस। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है पहली वेव का और दूसरी का आपका बी है, तो इस जो रिजल्टेंट वेव होगी इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ए माइनस बी होगा। और अगर आपकी दो वेव्स इस तरह से मैच करते हैं कि दिस इज द फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव आल्सो कम्स इन दिस डायरेक्शन, तो जो फाइनल वेव होगी दैट शुड बी ए प्लस बी। इनको बोलते हैं वेव इन फेस। वेव इन फेस मीन्स व्हेन टू वेव्स कंबाइंस क्रस्ट कम विद क्रस्ट एंड ट्रफ कम्स विद ट्रफ। तो अगर आपकी वेव ट्रेन your wave train would be associated with a circular meat to give a regular series of crust and trough। अगर वो वेव रेगुलर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ लगातार देती रहती है तो इट्स मीन देन वेव्स शुड बी इन फेस। अगर आपको लगातार वो वेव्स इसी तरह से प्रोड्यूस होती रहेंगी तो वे वेव्स आपकी फेस में होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है? It's mean
कि वेव ट्रेन वुड बी associated with circular meat to give regular series of crust and trough. रेगुलर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ लगातार प्रोड्यूस होती रहें, द इलेक्ट्रॉन वेव इज सेड टू बी इन फेज. द इलेक्ट्रॉन वेव इज सेड टू बी इन फेज. और ये आपका कब पॉसिबल है? व्हेन योर 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा. एंड वो कब पॉसिबल होगा आपका? व्हेन 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा. क्या मतलब है इसका, क्यों है ये तब पॉसिबल? देखिए ज़रा. लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. वन वेव, एक लेंथ लैम्डा होगी. सेकेंड वेव लैम्डा, थर्ड वेव लैम्डा, फोर्थ वेव अगेन लैम्डा, दिस इज फिफ्थ वेव again lambda, and here comes again lambda, sixth wave. So जो 2πr है हमारी टोटल, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 6 लैम्डा के इक्वल हो जाता है. तो इस तरह से इफ दीज आर इन फेज, टू बी इन फेज, इट शुड बी 2πr. जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वो वेवलेंथ के मल्टीपल में होना चाहिए. वेवलेंथ का डबल हो, ट्रिपल हो, या 4 टाइम्स हो या 5 टाइम्स हो, इट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ. अब लैम्डा इसमें हमारी कितनी आई है? जो लैम्डा है हमारी इसमें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाइज इक्वेशन, 2πr इज इक्वल टू n h/mv. अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, सो mvr इज इक्वल टू nh/2π. mvr is equal to nh/2π. Now this is our angular momentum according to Bohr concept. बोहर कॉन्सेप्ट, जो बोहर थ्योरी थी हमारी, उसी में हमारा सेकंड पॉइंट था कि आउट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल विच हैव एंगुलर मोमेंटम nh/2π. ये देखिए ज़रा, अगर हम बोहर मॉडल निकालते हैं, दिस इज़ आवर बोहर मॉडल. लास्ट हम कर चुके हैं इसको. स्पेक्ट्रम, सॉरी स्पेक्ट्रम से के बाद में मैंने बोहर मॉडल किया था. ये है जी हमारा सेकंड पॉइंट. इसमें बोहर मॉडल में सेकंड पॉइंट, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल विच हैव एंगुलर मोमेंटम nh/2π. mvr शुड बी इक्वल टू nh/2π. तो ये बोहर मॉडल का ही पॉइंट था, जो कि अब हमारे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं, तब हमारा यही कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है. ये देखिए, तो कुल मिलाकर बोथ फेवर्स ईच अदर, मीन्स डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर मॉडल को भी कंसीडर कर रहा है. तो इस तरह से हमारा ये आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है. मेन इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो लैम्डा इक्वल टू h/mv इक्वेशन है, जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स की हमें दिए जाते हैं. इसमें एक चीज़ और है जो बच्चे कई बार गलती करते हैं, जब किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वेवलेंथ पूछी जाती है, देन लैम्डा शुड बी इक्वल टू nh/2π. सॉरी, लैम्डा शुड बी इक्वल टू h/mv. बच्चे मोस्टली गलती क्या करते हैं, h/c/ν करते हैं. जरा ध्यान में देना, दिस इज द वेवलेंथ फॉर लाइट वेव, वेयर एज दिस इज द वेवलेंथ फॉर मैटर वेव. दिस इज द वेवलेंथ फॉर मैटर वेव एंड दिस इज द वेवलेंथ फॉर लाइट वेव. तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मैटर वेव और लाइट वेव.
मैटर वेव मीन्स वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव होगी, इलेक्ट्रॉन वेव है, प्रोटॉन वेव है, वेव ऑफ न्यूट्रॉन है, या बॉल, कोई बॉल है, कार है, बस है, कोई भी पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ की अगर हम बात करेंगे देन इट विल बी कैलकुलेटेड है h/mv। लेकिन अगर लाइट वेव की अगर हम बात करते हैं, रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं, देन लैम्डा विल बी इक्वल टू c/μ। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पार्टिकल्स की वेवलेंथ पूछ जाती है एंड दे अप्लाई द इक्वेशन फॉर लाइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें एक चीज़ और भी आपका, कई बार हमें इक्वेशन को मॉडिफाई भी करना पड़ता है एज पर टू काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे मॉडिफाई करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv हमारा होता है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv²। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी रिअरेंज करें इक्वल टू m/v², और 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू mv²। आई हैव मल्टीप्लाइड द इक्वेशन बाई मास बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई किया है। नाउ इट बिकम्स 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m²v², और mv इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ डीब्रोगलाइज वेवलेंथ में हम इस मास इंटू वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो h/2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी स्क्वेयर रूट, ये भी हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है एंड यू आर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। आपका सिंपल क्वेश्चन होगा, तो सिंपल क्वेश्चन में आपका अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको वेलोसिटी दे देंगे, मास दे देंगे, और यू आर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। या फिर कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी जाती है इलेक्ट्रॉन की एंड यू आर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर दीज न्यूमेरिकल्स। बुक्स में आपके न्यूमेरिकल्स में दे रखे होंगे, उनको ट्राई कीजिए। तो ये हमारा आज एक कॉन्सेप्ट हुआ है, डी ब्रोगलाइज वेवलेंथ, डी ब्रोगलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।